खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम के निर्माण को लेकर जहां पर चर्चाएं चल रही है, वहां पर पूरे उत्तराखंड में खूब विरोध प्रदर्शन देखा गया है। वहीं केदारनाथ धाम के निर्माण को भूमि पूजन के बाद दिल्ली में बन रहे मंदिर के कार्य को रोक भी दिया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ धाम की कॉपी का मंदिर बन चुका है, जिसको लेकर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर शिकायत के रूप में उठने शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि इटावा में बने केदारनाथ मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करवा रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कई लोगों ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में पत्र भेजे हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारियां भेजी है और जो पत्र भेजे गए हैं वह भी उत्तर प्रदेश को भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक के जरिए प्रस्ताव भी पास किया गया है कि उत्तराखंड के जो धाम है उनके नाम से कहीं और धाम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इटावा में केदारनाथ धाम की कॉपी का मंदिर बन चुका है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इसको लेकर कानून बना चुकी है। उत्तराखंड के धामों के निर्माण से कोई निर्माण नहीं होगा और सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। देखिए, पहली बात तो उत्तराखंड के सरकार ने ये तय किया है कि हमारे 4 धामों के प्रतिमूर्ति के रूप में उस धाम के नाम से कोई दूसरा राज्य बनाएगा तो उस पर वैधानिक रूप से कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। ये विषय अगर ध्यान में आता है तो सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। देखिए, जो 4 धाम है उसकी अपनी आस्था है। पूरे हिंदुओं की करोड़ों जो हिंदू हमारे आस्था का प्रतीक है, तो सारे लोग 4 धामों में आते हैं और बाबा केदारनाथ के और अन्य धामों के दर्शन करते हैं और श्रद्धालुओं को उसका लाभ भी मिलता है। जो लाभ उत्तराखंड के अंदर दर्शन करने से लोगों को मिलेगा वो अन्य स्थान पर नहीं मिल सकता। जिसकी जहाँ पे जिसकी मान्यता है वहीं पे मानी जाएगी। अगर ये अन्य स्थानों पर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। पहले भी विरोध हुआ, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सारे राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धालु लोग जिनको साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जिनको गलत मैसेज दे रहे हैं कि मतलब जो उत्तराखंड नहीं आएगा और दूसरे जगह धाम पे उन्हीं नाम से जो बने हैं वहाँ दर्शन करेंगे तो उनको वही लाभ प्राप्त होगा, तो ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो इस प्रकार से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको अविलंब रोकना भी चाहिए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। कुछ 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को अर्धकुंभ कह रहे हैं तो कोई उसे कुंभ कह रहे हैं। इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में होने वाले 2027 में कुंभ मेले को कुंभ कहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें की जा रही है कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य होगा। लोगों के मन में एक संशय है, लेकिन हमने निर्णय लिया है इसको अब हम कुंभ के रूप में जानेंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है इसको अर्ध कुंभ का रूप न देके या उसका नाम न देके अब इसे कुंभ के रूप में ही जाना जाए। अब कुंभ के नाते ही हम बैठकें करेंगे, कुंभ के नाते ही आगामी कोई भी व्यवस्थाएं होंगी उस रूप में हम करें। खटीमा तहसील प्रशासन, शिक्षा विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर खटीमा तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे 9 अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी खटीमा, राजस्व विभाग व भारी संख्या में पुलिस पीएससी के जवानों के साथ खटीमा तहसील क्षेत्र में संचालित 9 मदरसों पर छापेमारी कर कार्रवाई कर उनकी जांच की गई। जांच उपरांत सभी मदरसे अवैध रूप से बिना किसी मान्यता के संचालित होते पाए गए, जिनको प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान खटीमा और झनकैया और नानकमत्ता सितारगंज थानों की फोर्स के अलावा जिले से पीएससी जवानों की भी भारी संख्या में उपस्थिति रही है। मैं एक चारू बेटा में क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्रांतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जाते हैं उनके खिलाफ आज सील करने की कार्रवाई की गई।
इसमें हमने टीम बनाकर, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग सम्मिलित थे। सारे मदरसों को, जिसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक भगचूरी में, एक चारूबेटा में और एक कंचनपुरी में और एक लोहिया हेड में, इन कुल 9 अवैध मदरसों को हमने सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इनमें जो अध्ययनरत बच्चे थे जो तामील पा रहे थे, उनको सूची बना ली गई है। उनकी जो ऐसे बच्चे जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी सूची बनाकर हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इनकी जल्द से जल्द नज़दीकी मान्यता प्राप्त राजकीय विद्यालयों में इनका दाखिला किया। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम व विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए ये पहल की गई है। जहाँ छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधा मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी, वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है, वह इन सभी की निगरानी 24 घंटे करेंगे। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम हैं हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और IT सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है। और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं, तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कह दिया कि यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें जो है इसका ह्रास आएगा। ये हमारा उद्देश्य था और ये एक बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा इसको। मसूरी नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक मंगलवार को आयोजित की गई थी, जिसमें मसूरी के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर खुली चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद द्वारा 95 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था, जबकि 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए थे। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की बोर्ड द्वारा षड्यंत्र के तहत पालिका की संपत्ति मसूरी को कोलूखेत इको शुल्क बैरियर, मसूरी झील, मसूरी कंपनी गार्डन, झूलाघर स्थित रेंजर झूला, झूलाघर स्थित म्यूजियम एवं कैफेटेरिया, फिश एक्वेरियम और लाइब्रेरी, गड़ीखाना की पार्किंग के प्रस्ताव को निरस्त करने पर सहमति बनाई गई। प्रस्ताव को पालिका प्रशासन से निरस्त करने के बाद मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहीं मसूरी में पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए 1 फरवरी से दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों को विस्थापित करने को लेकर जमीन को दोबारा से चिन्हित करने में मसूरी में 121 रिक्शा चालकों को व्यवस्थित किए जाने और विभिन्न योजनाओं के तहत समायोजित करने पर भी सहमति बनी है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई है और बोर्ड जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा वो सेंट मैरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका और जो अगर तोड़ा भी गया है तो जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पर पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पर एक जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है जो वाजिब भी है, होनी भी चाहिए। पता होना चाहिए कि नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी वो आखिर खुर्द-बुर्द क्यों की गई और कहाँ चली गई। दूसरा कुछ प्रस्ताव ऐसे थे, चाहे वो रोडों के थे, जो शासन को भेजने थे, हम लोगों ने वो शासन को भेजे हैं। कुछ नगर पालिका की जो परिसंपत्तियां हैं जो 20, 25, 30 सालों तक के लिए लीज पे दी गई थी, आज बोर्ड ने उसको भी टर्न डाउन किया है और उसको भी हम लोग शासन में भेजने वाले हैं। अंतिम निर्णय शासन का उसमें रहेगा। और इस तरीके से कई सारे प्रस्ताव थे जो क्योंकि लंबे समय से बोर्ड की बैठकें नहीं हुई थी, जिस वजह से जो मोहल्लों के जो हमारे रास्ते थे, क्योंकि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियां एक अलग तरीके की परिस्थितियां हैं, तो उन रास्तों के निर्माण के लिए भी सर्वसम्मति से यहाँ कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सर्वसम्मति से। पर्यावरण मित्रों को सौगात दी है। देखिए पर्यावरण मित्रों का हक था और हम सब मैंने तो अपने चुनाव के टाइम से ये मुद्दा रखा था कि उनका हक उनको मिलना चाहिए। आज बोर्ड ने भी सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास कर दिया है कि पर्यावरण मित्रों का जो 500 पर डे के हिसाब से जो मानदेय जाना चाहिए वो फरवरी माह से उनको मानदेय दे दिया जाए। जो रिक्शा संचालक हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनका प्रॉपर जो माननीय सदन ने पारित किया है, सबका प्रॉपर वो उनका हो। नंबर 2 में कि काफ़ी लोगों ने हमारे जो मैं 56 कोट की बात करता हूँ, मैं किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है। 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए। तो वो ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनर्वास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। सदन ने उसको पास किया है। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालयों को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके जाएं, दूर साइड देखे तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था में हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। जो है पास किए गए हैं, क्योंकि अभी पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन टॉयलेट्स को बनाने के लिए। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए और जहाँ जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जैसे आउटर एरिया में जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाता है वो टॉयलेट्स लिस्ट में लिए ही नहीं गए थे। जैसे कंपनी बाग है, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाता है, वहाँ के टॉयलेट की बहुत दशा खराब है। एक हाथी पाँव के रास्ते में टॉयलेट है, उसकी हालत खराब है। तो मतलब पूरे टॉयलेट्स जो है वो उसमें नहीं लिए गए थे। तो हमारे द्वारा ये बताया गया विभाग को कि आप जो है सारे टॉयलेट्स का दोबारा से निरीक्षण करके और इसका टेंडर। काशीपुर में देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड एवं भारतीय मजदूर संघ के द्वारा पर्यावरण आउटसोर्स कर्मी एवं स्वच्छता समितियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों द्वारा नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की समस्या के संबंध में कहा गया कि पर्यावरण मित्रों को एसीपी का लाभ 10 से 30 वर्षों से नहीं मिल रहा है, जबकि शासन आदेश उपलब्ध करा दिया गया है और ना ही वर्दी मिली है। वही आरोप लगाया गया है कि संविदा पर 4 कर्मचारियों को षड्यंत्र द्वारा निकाल दिया गया, उन्हें पुनः रखा जाएगा। वही ठेका प्रथा को समाप्त करने 300 कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए। डोर टू डोर का ठेका बाहर की कंपनी को दिया है, उसे समाप्त कर नगर की किसी ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए और मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मियों को 19,000 के वेतन पर ईपीएफ की कटौती का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारियों के द्वारा महापौर दीपक बाली से मुलाकात की। वहीं महापौर दीपक बाली के द्वारा कहा गया कि इन समस्याओं पर जल्द विचार किया जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर जो है ज्ञापन लेके पहुंचे हैं माननीय महापौर जी के पास कि जो सबसे पहले मांग है कि जो ठेका प्रथा चल रही है पूरे देश के अंदर वो काशीपुर में चल रही है। आप देखा कि डोर डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका चल रहा है। शहर की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। कूड़े का जो ठेका है वो इतना खतरनाक हो चुका है, उससे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का अंधकार में जाने वाला है। क्योंकि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो सफाईकार और कामगार समाज से जुड़े हैं और सफाई के कार्य को वो लोग करते हैं लगातार। आज से नहीं कर रहे हैं, पौराणिक समय से कर रहे हैं। ये बात हमें बार बार जो पढ़ाई जाती है। तो हम उसी चीज को लेकर हमने माननीय वाली जी से कहा है कि ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक है। दूसरी चीज, 4 कर्मचारी हमारे लगातार कार्य कर रहे थे संविदा में। षड्यंत्र रचकर विभाग द्वारा षड्यंत्र रचकर जो है उन 4 कर्मचारियों को हटाया गया है। उनके परिवार के जो लोग थे वह लोग जो है लगातार संविदा में काम कर रहे थे। संविदा में उनके काम करने के बाद मृतक आश्रित में उनकी महिलाओं को लगाया गया, उनको हटा दिया गया। आज उनके घर में भुखमरी की जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए हमने कहा है कि साहब उनको भी जो है आप वापिस उनके कार्य भी लिया जाए। मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारी है, 15,000 रुपए में वेतन पे वो काम कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बाली जी के माध्यम से कि इन कर्मचारियों को सबको कम से कम न्यूनतम वेतन के रूप में 21,000 रुपए का वेतन दिया जाए। जो मृतक आश्रित नौकरी अभी तक नहीं हुई है वह नौकरी होनी चाहिए। लक्सर में अंडे में छिपकली निकलने पर एक परिवार में अफरा तफरी मच गई। मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचने पर विभागीय टीम ने लक्सर पहुंचकर अंडे के सैंपल लिए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि लक्सर के गनौली गांव निवासी अर्शदीप ने 3 दिन पहले लक्सर में रेल ओवर ब्रिज के नीचे अंडे बेचने वाले एक व्यक्ति से अंडे खरीदे थे। घर ले जाकर उसने अंडे उबाले तो एक अंडे के बीच से छिपकली निकली। अर्शदीप ने कार्रवाई की मांग की थी। जिला अध्यक्ष साथ ही साथ इस जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभागीय टीम दुकान पर पहुंची और दुकान से पहुंचकर दुकानदार से पूछताछ की। पूछताछ में दुकानदार ने अंडे बाहर से खरीदकर बेचने की बात कही। विभागीय टीम ने अंडों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं कार्रवाई के चलते अंडे बेचने वालों में हड़कंप मचा रहा। मैं और मेरे साथ बच्चा था, जाके उबाले हैं। तो मैं घर गया तो घर वाले का उबालो चलो अंडे खाते हैं। उन्होंने उबाला तो मैं जब घर से आया, खेत से आया तो बाहर मैं कहा भाई कैसे कह रहे हैं, ये जुबा दिखाते हैं आपको। मैं क्या बात होगी, कहने लगी ये अंडे में देखिए आप क्या चीज़ है, हमें तो छिपकली लग रही है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसे अंडे में छिपकली कैसे आ गई। जब मैंने देखा तो वास्तविक मैंने उसकी जांच करी तो वो वाकई में अंडे में छिपकली थी। तो मेरे तो हाथ पैर वाली बच्चा कोई खा लेता तो छिपकली तो जहर है। आज मामले मैंने फिर खाद्य निरीक्षक आपूर्ति को हरिद्वार में इतला करी हुई, आज आई टीम, उन्होंने मेरे को बुलाया है जो अपना इसे जांच की जाए। तो ये तो बहुत एक जहरीला काम है। इसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 अंडे खरीदे थे लक्सर से और जिसपे उबालने के बाद जब हमने उसको अंडे को निकाला, उसमें जब अंदर के हमने जर्दी देखी, जर्दी में एक छिपकली नुमा एक वो दिख रहा था। तो उन्होंने शिकायत के साथ फोटो भेजे। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए शिकायत में टीम के साथ। हम इसको अब जांच के लिए भेज रहे हैं, क्या स्थिति क्या है इस पर। देश में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ कई गैर सरकारी संस्थाएं भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस क्रम में डोईवाला क्षेत्र में श्रीदेव सुमन क्लस्टर श्यामपुर छिद्दरवाला द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष ने बताया कि उनके ट्रस्ट द्वारा महिलाओं स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से काम किए गए हैं, जिससे महिलाएं अपनी आजीविका को बढ़ा सके। पहले महिलाएं घर तक सीमित थी, लेकिन महिलाओं द्वारा तमाम क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को दुग्ध उत्पादन, आचार, पापड़, हर्बल रंग, चीनी, गुजिया आदि प्रोडक्ट तैयार करना सिखाया जा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो छिद्दरवाला मेरा श्रीदेव सुमन क्लस्टर है, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। तो आज हमने जो ये महिलाओं के लिए खोला है रोजगार आगे बढ़ाने के लिए, सबसे पहले तो मैं सम्मान देना चाहूँगी अपने आर कुसुम मैम को, क्योंकि जब से कुसुम मैम यहाँ की आर बनी है, हम छोटे से लेकर थोड़ा ऊपर तक उभर आए हैं, है ना। तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे साथ हर समय रहती है, हर जगह पे वो हमारे साथ खड़ी रहती है। जब से उन्होंने हमें मोटिवेट करा, पहले हम कुछ नहीं थे, पहले एक क्लस्टर एक जीरो मात्र था, लेकिन जब से वो बनी है तब से हम ऊपर उभरे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद उनका देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो मैम हमारे साथ हमारी बहनों के साथ ऐसी निरंतर प्रयास करें और
बहनों को रोजगार मिले। जी मैम, सबसे पहले तो गुजिया बना रही है, हर्बल कलर बना रही है, पापड़ बना रही है और अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री बना रही है। मैम ये हर जगह भी हमारा आउटलेट है, उत्तरांचल आउटलेट में, छिदरवाला में ये हमारा जो अभी बना है, ये क्लस्टर ये दीदी ने अनिता दीदी ने बनवाया है, तो यहाँ से लेकर कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैम समूह में तो 12-12 महिलाएं, लेकिन क्लस्टर में प्रॉपर लगा लो कि 600 महिलाएं हैं। ये कलर हर्बल कलर है, ये जो स्किन पे जैसे हम मार्केट से लेते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल मिला होता है, लेकिन ये महिलाएं जो बना रही है हर्बल कलर बना रही है, ये नेचुरल है। जैसे हम चुकंदर से या पालक से, गाजर से इनका बनाते हैं, तो ये मतलब स्किन पे, बच्चे बूढ़े सबकी स्किन पे मतलब फायदेमंद, नुकसान नहीं करती। इसलिए मैंने महिलाएं घर पे बैठ के बनाती हैं या फिर कहीं पे हम लोगों का ग्रुप होता है वहाँ पे बनाती हैं। वाला में जो क्लस्टर लेवल पर आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें 7 संगठन जुड़ के महिलाएं कार्य कर रही है और छोटा मोटा अपना जो रोजगार है, अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए अपने गांव और शहर स्तर पर जो काम हो रहा है उसको मिलाकर हम लोग एक जगह पर एक कार्यक्रम करवा रहे हैं। और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो महिलाओं की छोटी छोटी जो बिक्री है और उनकी आजीविका को बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से काम किए हैं। मैं इस समय श्रीदेव सुमन क्लस्टर की कोषाध्यक्ष हूँ और मेरे साथ तमाम जो महिलाएं हैं उनका विशेष प्रयास रहा कि हम क्लस्टर को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं कुसुम मैडम का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया। पहले महिलाएं करती थी मगर वो घर तक ही सीमित थी। इस समय महिलाओं को लग रहा है कि हमने कुछ करना है। जैसे इन्होंने आज पापड़, जैम, डोसा, गुजिया वगैरह सब बनाई और हर्बल कलर जो महिलाएं बना रही है वो नेचुरल कलर है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसी कलर को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। और होली और उसमें इस समय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर जगह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। एक मनाने का मात्र मनोरंजन ही नहीं है, महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़कर कुछ न कुछ करके अपने पैरों पर खड़ा होने का भी एक संदेश देती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न केवल चूल्हा चौके तक ही नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कार्यक्रम कर रही है वो एक प्रोफेशनल ना होकर अपने मनोरंजन के लिए कर रही है। और साथ ही साथ महिलाएं वहां पर स्टॉल लगा कर अपने किए हुए कार्यों का जो प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं पूरे प्रदेश टिहरी जिले के घनसाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने युवक सुभाष पवार पर दुष्कर्म करने के आरोप और मारपीट करने का आरोप वही लगाया है। वही महिला ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष परमवीर पवार समेत युवक के पिता पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी सुभाष पवार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सर पर 12 टांके लगे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा अभी तक 2 अन्य आरोपी भाजपा नेता परमवीर पवार और युवक के पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि भाजपा नेता खुलेआम टिहरी नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में भी शरीक हुआ। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने कहा कि महिला की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 3 दिनों पूर्व थाना घनसाली पर एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है एवं अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में थाना घनसाली पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है इसको थाना घनसाली के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दिहाड़े तमंचे की नोक पर 3 बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र के तकरीबन 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के वाणी विहार में पाल जनसेवा केंद्र पर लगभग 3 और 4 के करीब 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। जनसेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल से बदमाशों ने मारपीट भी की और अरुण पाल के भाई मंजीत पाल ने कहा कि उसके भाई से 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। उसके भाई ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने उसे घायल कर दिया। इस घटना पर एसपी देहात जया बलूनी ने कहा कि घटना तकरीबन 4 बजे की है, जिसमें रायपुर थाना क्षेत्र के वाणी विहार में एक जन सेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए की लूट की सूचना मिली है। एसएसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहाँ से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने तमंचे की नोक पर जन सेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज हैं और बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो जो बताया गया है, जो तहरीर में भी आया है, उसमें 3.5 लाख रुपए कैश ले जाना ही बताया गया है। इनके द्वारा जो बताया गया इसमें कहा है कि 2 लोगों के पास तमंचे थे और जो एक आदमी था वो पहले यही कहने के लिए आया कि मैं अपने पैसे जमा करवाना चाहता हूं और जब उसका आईडी मांगा तो साथ साथ वो पीछे 2 लोग भी आ गए जिनके हाथों में तमंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर बरोटीवाला में चोरों ने बंद घर में नकदी और सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। बताते चले कि परिवार के सभी लोग खाटू श्याम मंदिर सेलाकुई में गए हुए थे, वहीं घर पर कोई भी नहीं था। चोरों ने मौका देखकर और घर में घुसकर अलमारी में रखी सोने की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जब परिवार घर पहुंचा तो उसने घर में देखा कि उसकी अलमारी में रखी नकदी और ज्वेलरी वहां पर नहीं थी। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसने अभी कुछ दिन पहले ही लोन लिया था, जो कि नकदी अलमारी में ही रखी हुई थी, उसको भी चोर चुरा कर ले गए हैं। ये बरोटीवाला में है जी मेरा घर ना। अच्छा, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? सर मैं यहाँ गया था, खाटू श्याम मंदिर गया था सेलाकुई। पूरा परिवार? हाँ, बच्चे को पेपर था, बच्चों को लेके आया 11 बजे, 11:30 बजे हम तो 2 बच्चे मेरे और वाइफ वहाँ गए थे। वाइफ का जन्मदिन था आज, मैंने चल होके आ जाते हैं। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।